राशि बेटा, चल जल्दी से अपना नाश्ता खत्म कर, वरना आज मैं तुझे बाहर खेलने ही नहीं भेजूंगी। लेकिन माँ, मुझे ये फल वगैरह नहीं पसंद है, अब जानती हो ना। अरे इससे तेरी अच्छी सेहत बनेगी। चल अब ज्यादा नानुकुर मत कर और जल्दी से खत्म कर। अरे बहू, जाने देना, रोज तो बच्ची को तो पौष्टिक खाना ही खिलाती है, तो आज उसे अपनी पसंद का खाने देना। अरे तुम तो चुप ही रहो कमला। सुमन बहू, तुम सही कर रही हो। तुम जैसे अपनी बेटी का ध्यान रखती हो वैसे ही रखा करो, वरना इस कमला और इसके सपूत के लाड़ प्यार से राशि बिगड़ जाएगी। सुमन अपने ससुराल में खुशी से रह रही होती है कि तभी अचानक से उसे एक कॉल आता है। हेलो, क्या आप विक्रांत चौधरी के रिश्तेदार बात कर रहे हो? जी, क्या हुआ? कोई बात है क्या? देखिए मैडम, विक्रांत जी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। वो अपनी बीवी और बेटी के साथ यहाँ बेहद घायल अवस्था में है। केपी रोड पर हमें उनकी जेब से कार्ड मिला जिसमें उनका नाम था, और उनके फोन से हमने आपको कॉल किया क्योंकि आखिरी कॉल उन्होंने आप ही को किया था। क्या? बीवी और बेटी के साथ? लेकिन मैं। देखिए मैडम, अब जल्दी से यहाँ पर आ जाइए, एम्बुलेंस भी अभी आती ही होगी। जी जी, मैं पहुंच रही हूँ। फिर सुमन फौरन वहां पर पहुंच जाती है और वहां पर उसका पति अपनी पहली बीवी के साथ रास्ते पर पड़ा होता है, और वहां पर उन दोनों की बेटी ज्योति रो रही होती है। ज्योति को ज्यादा चोट नहीं आई होती क्योंकि वो कार में पीछे बैठी होती है। विक्रांत, ये तुम्हें क्या हो गया? आंखें खोलो विक्रांत। माँ, पापा, उठिए ना माँ, पापा। विक्रांत और उसकी पहली बीवी वहीं पर अपना दम तोड़ देते हैं और उनकी मौत हो जाती है। और जब सुमन अपनी सौतीली बेटी का चेहरा देखती है तभी उसकी आंखें भी भर आती हैं। रो मत बेटा, इधर आओ। सुमन ज्योति को अपने गले से लगा लेती है और वो ज्योति को अपने साथ ले जाने का तय करती है, और उसके लिए वो उसके घर जाकर उसका सामान भी लेकर आती है। और वहां की पड़ोसन उसे सारी कहानी बताते हैं। तुम्हारे साथ विक्रांत ने बहुत गलत किया, उसे बताना चाहिए था तुम्हें कि वो पहले से ही शादीशुदा है और उसकी एक बेटी भी है, लेकिन उसके बाद भी उसने तुम्हारे साथ शादी की और तुम्हारे साथ भी उसे एक बेटी हो गई। जाने दीजिए आंटी, अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब आगे मैं और कुछ गलत नहीं होने दूंगी। चलती हूँ, अपना ध्यान रखिएगा। फिर सुमन ज्योति को अपने साथ अपनी ससुराल लेकर आती है। विक्रांत की मौत के कारण दुखी भूषण और कमला विक्रांत की पहली बीवी से हुई हुई बेटी को देखकर गुस्सा हो जाते हैं। बहू, तू इस मनहूस लड़की को यहाँ पर क्यों लेकर आई है? इसे लेकर जा वापस। और नहीं तो क्या? अरे कैसा दिल है तेरा? विक्रांत ने तेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, लेकिन उसके बाद भी तू अपनी सौतेली बेटी को अपना रही है। अरे विक्रांत भले ही अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसने बहुत गलत किया है। उसे तुझे ऐसे धोखा नहीं देना चाहिए था। वो सब अतीत था माँ जी, और गलती तो विक्रांत की है। उसने ही मुझसे ये सब छुपाया, तो फिर इन सब में इस बेचारी बच्ची का क्या कसूर है? इस बेचारी का तो विक्रांत और इसकी माँ के सिवाय और कोई भी नहीं है, और अब तो वो दोनों भी जा चुके हैं, इसीलिए अब से ये हमारे साथ ही रहेगी। क्या? हाँ माँ जी, पापा जी, अब से मेरी दो बेटियां हैं, बड़ी बेटी ज्योति और छोटी बेटी राशि, और मैं दोनों को ढेर सारा प्यार दूंगी। अकेली अपनी दम पर कमाऊंगी और सबको संभालूंगी। नियति ने एक साथ मुझे बहुत बड़ा धक्का दिया है, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगी और हालातों का डटकर सामना करूंगी। नहीं माँ, मैं अपनी सौतेली बहन के साथ नहीं रहूंगी। आप सिर्फ मेरी माँ हो और किसी की माँ नहीं बन सकती आप। राशि बेटा, ऐसा नहीं बोलते, ये तेरी बड़ी बहन है। तुम दोनों एक दूसरे की ढाल बनना। जाओ ज्योति बेटा, अपनी बहन के पास जाओ। सुमन बेटा, ये सब तुम क्या कर रही हो? अरे तुम जानती भी हो क्या, इस बच्ची को यहाँ रखने से हमारी कितनी बदनामी हो सकती है? तो फिर मैं क्या करूं पापा जी? फेंक दूं क्या इसे कहीं पर, या डाल दूं अनाथ आश्रम में? कैसी अजीब बातें करते हो आप दोनों।
देखिए, मैं कुछ नहीं जानती। मैं ज्योति को अपने साथ ही रखूंगी और ऐसा करने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। फिर उस दिन के बाद से सुमन ज्योति को राशि के ही कमरे में सोने के लिए कह देती है। आज से ये कमरा तुम दोनों का है। चलो ज्योति बेटा, अच्छे से सो जाओ। ठीक है माँ। लेकिन रात में राशि ज्योति को कंबल ही नहीं देती। अरे राशि, मुझे भी कंबल दे देना, मुझे बहुत ठंड लग रही है। नहीं नहीं, मुझे ये पूरा कंबल ओढ़कर सोना है। और अगर तुझे इतनी ही ठंड लग रही है तो जा, कहीं और चली जा। बेवजह आ गई है तो हमारे घर पर। राशि की बातें सुनकर ज्योति को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो बेचारी कुछ भी नहीं बोलती। और सुमन ज्योति को भी राशि के ही स्कूल में पढ़ने भेजती है, जहाँ पर राशि अपनी सहेलियों के सामने ज्योति का खूब मजाक उड़ाती है। अरे 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 अरे, क्या हुआ ज्योति दीदी, उदास क्यों हो? तुमसे कोई बात नहीं कर रहा क्या? बेचारी, इसका तो कोई भी नहीं है, क्योंकि आखिर ये सोतीली जो ठहरी। वही तो। अरे तुझे क्या लगता है ज्योति, तू मेरी माँ को अपने पास कर लेगी? लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि तू उनकी सौतेली बेटी है। वो तुझे मुझसे ज्यादा प्यार कभी नहीं करेगी। लेकिन इस बार ज्योति चुप नहीं बैठती। देख राशि, माँ तुझे और मुझे हम दोनों को बराबर प्यार देती है, और ना तो वो मेरी सौतेली माँ है और ना ही मैं उनकी सौतेली बेटी हूँ। ये सगा सौतेला तो बस कहने वाली बातें हैं, असली रिश्ता तो दिल से जुड़ा होता है। खैर, तो दिल की बातें कैसे समझ पाएगी? मैं भी ये बातें किससे कर रही हूँ? ज्यादा मुंह मत चला ज्योति। ज्योति राशि को करारा जवाब देकर वहां से चली जाती है। और अब सुमन भी नौकरी करते करते अपना घर भी संभालती है। ये देखो, मैंने तुम दोनों के लिए क्या लाया है, नई नई फ्रॉक। अरे वाह माँ, ये तो बहुत ही सुंदर है। हाँ राशि बेटा, ये रहा तुम्हारा फ्रॉक। और ज्योति बेटा, ये रहा तुम्हारा फ्रॉक। शुक्रिया माँ। अरे चुप पावली, अपनी माँ से कोई शुक्रिया कहता है क्या? लेकिन बाद में। देख राशि, तेरी माँ ने तेरे लिए जो फ्रॉक लाया है वो उतना सुंदर नहीं है जितना कि उस नालायक ज्योति का फ्रॉक है। क्या? सच में दादी? हाँ बेटा, मैंने जो देखा वही तो तुझे बता रही हो। हाँ दादी, मुझे भी उस ज्योति का फ्रॉक ज्यादा पसंद आया था। लगता है माँ आजकल हम दोनों में भेदभाव करने लगी है। फिर राशि जाकर अपनी माँ से लड़ने लगती है। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैं जानती हूँ आपको आपकी सौतेली बेटी ही ज्यादा प्यारी हो गई है। सगी बेटी को तो एकदम पराया कर दिया है आपने, इसीलिए आपने इसके लिए सुंदर फ्रॉक लाया और मेरे लिए एकदम सादा वाला फ्रॉक लाया। ये तू क्या बोल रही है राशि? अरे तुझे तो नीला वाला रंग बहुत पसंद है ना, इसीलिए मैंने तुझे ये फ्रॉक दिया। और अगर तुझे वो वाला फ्रॉक ज्यादा पसंद आया था तो तू मुझे पहले ही बोल देती ना। लेकिन अब तो मैं कह रही हूं ना कि मुझे मेरा वाला फ्रॉक अच्छा नहीं लगा, और आप अभी मुझे ज्योति का फ्रॉक दे दो और उसे मेरा वाला फ्रॉक दे दो। क्या? नहीं राशि, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों माँ, क्यों नहीं हो सकता? देख राशि, पहली बात तो ये है कि वो फ्रॉक अब ज्योति का हो चुका है और तुझे नीला वाला रंग पसंद था, इसलिए मैंने तेरे लिए नीला वाला फ्रॉक लाया। और अब मुझसे इस बारे में कोई बहस मत कर। और दूसरी बात, मुझसे आइंदा से इस तरह ऊंची आवाज में बात कभी मत करना। मैं तेरी माँ हूँ, कोई सहेली नहीं। सुमन की बातें सुनकर राशि अब चुप हो जाती है। कमला और भूषण सुमन की गैर मौजूदगी में बेचारी ज्योति से काम करवाते हैं और वो लोग अकेले ही मजेदार पकवान खाते हैं। लेकिन वो लोग ज्योति को एक निवाला भी नहीं देते। उतने में वहां पर सुमन आती है। ये क्या ज्योति, तू इन लोगों को खाना क्यों परोस रही है? और आप लोग अकेले अकेले खाना क्यों खा रहे हो? माँ जी, पापा जी, आप दोनों को ज्योति के साथ भी पकवान बांटने चाहिए ना। आखिर आप दोनों ये भेदभाव क्यों कर रहे हो? हम कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं, जो सही है वही कर रहे हैं। कमला ने बिल्कुल सही कहा। देख बहू,
ये ज्योति इस घर की बेटी नहीं है, राशि इस घर की बेटी है। जब हमने विक्रांत और उसकी पहली बीवी को कभी स्वीकारा ही नहीं, तो हम उसकी बेटी को क्यों स्वीकारें? अच्छा, तो अगर ये घर की बेटी नहीं है, तो इसे घर की नौकरानी ही बना दो, यही सही है ना? बहू, तेरी जबान को ज्यादा ही तेज चलने लगी है आजकल। सच हमेशा कड़वा ही होता है माँ जी, और सच्चाई तो यही है कि आप लोग बस ज्योति को नौकरानी समझ रहे हैं, लेकिन ये लड़की आज के बाद आपका कोई काम नहीं करेगी। ज्योति बेटा, जाओ, जाकर अपनी पढ़ाई करो। सुमन ज्योति की तरफ से आवाज उठाती है, जिस कारण बाकी घर वाले कुछ भी नहीं कर पाते। समय बीतता जाता है और ज्योति और राशि की कॉलेज भी लगभग खत्म हो जाती है। ज्योति ने हमेशा की तरह अंतिम परीक्षा में भी कॉलेज में टॉप किया होता है। बहुत खूब मेरी बच्ची, ये ले, अपना मुंह मीठा कर। तूने इतना अच्छा काम जो किया है। शुक्रिया माँ, लेकिन ये सब आपके आशीर्वाद के बिना मुमकिन ही नहीं हो पाता। नहीं बेटा, मेरे आशीर्वाद के साथ साथ तेरी दिन रात की मेहनत और लगन भी तो है ना, और ऐसे ही जीवन में तरक्की करती रहना बेटा। सालों बीतने पर भी राशि की ज्योति के प्रति जलन और भूषण कमला की ज्योति के प्रति नफरत कुछ कम ही नहीं होती। अब सुमन ज्योति की शादी कराने का फैसला लेती है, और तभी ओफो बहू, तेरी अकल कब ठिकाने पर आएगी? राम ही जाने, अरे क्यों इतनी जल्दी शादी करा रही है इस लड़की की? इस घर में पहले राशि की शादी होगी, और तू इसे यहीं पर रहने दे, क्योंकि ये यहीं पर सही है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ माँ जी कि आप ज्योति की शादी इसीलिए नहीं कराना चाहती ताकि वो यहाँ से ना जाए और बस यहाँ पर नौकरानी की तरह आपकी सेवा में लगी रहे। लेकिन माफ कीजिएगा, आपका सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। सुमन ज्योति के लिए एक बहुत ही अच्छा लड़का ढूंढती है और उसका रिश्ता पक्का भी हो जाता है। और इन सब से अब राशि को और भी जलन होती है, और गुस्से में वो जाकर लड़की की माँ से मिलती है और उन्हें ज्योति के सौतेली होने की बात बताती है। क्या ज्योति तेरे पापा की पहली बीवी की बेटी है? हाँ आंटी जी, वो सगी नहीं है, सौतेली है। और एक दिन हमारे घर आए एक महान विद्वान पंडित ने कहा था कि ज्योति के कदम अशुभ है, वो जिस भी घर में जाएगी वहां पर पनौती लाएगी। इसीलिए वो अपने माता पिता यानी मेरे पापा और अपनी माँ को भी खा गई, और अब हमारे परिवार को बर्बाद कर रही है। देखने में वो भले ही मासूम है, लेकिन अंदर से बहुत बुरी है। बाप रे, अच्छा हुआ जो तुमने ये सब बता दिया राशि, वरना हम एक गलत लड़के को अपने घर की बहू बना देते। फिर लड़के की माँ रिश्ता तोड़ देती है, और जैसे ही सुमन को उसकी वजह पता चलती है, वैसे ही वो राशि के पास जाकर उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाती है और वो उसे खूब सुनाती है। लेकिन माँ, चुप हो जा, एक कोई शब्द नहीं। अरे कितनी नालायक है तू, और कितना नीचे गिरेगी तू बेचारी ज्योति की खुशियां बर्बाद करने के लिए। तूने उसकी होने वाली सास के पास जाकर उसके कान भरे। अरे अपनी ही बहन का घर बसने से पहले तूने उसे उजाड़ दिया। नहीं माँ, ये मेरी कोई बहन नहीं है, ये तेरी ही बहन है, सौतेली ही सही, लेकिन वो तेरी बहन है। अरे इस बेचारी ने हमेशा तेरे लिए अच्छा ही चाहा है, लेकिन तूने इसके साथ कभी सीधे मुंह बात तक नहीं की। लेकिन इसने हमेशा तुझसे प्यार से बात की है। आज मुझे शर्म आ रही है ये कहने में कि तुम मेरी बेटी है। रहने दीजिए ना माँ, आप इसे मत डांटिए। नहीं ज्योति, अब पानी सर के ऊपर जा चुका है। बचपन से लेकर आज तक मैंने हर बार इसकी गलतियों को माफ किया है, लेकिन अब और नहीं। आज जो हरकत इसने की है उसके बाद मैं इसे माफ नहीं करूंगी। अरे बस कर सुमन, इतनी सी बात का तो कितना बवाल कर रही है। माफ कीजिए माँ जी, लेकिन आज आप बस कीजिए। राशि के इस बुरे स्वभाव के पीछे आपका और पापा जी का भी उतना ही बड़ा हाथ है। आप दोनों ने हमेशा राशि को ज्योति से दूर रखा, उसे खूब भड़काया। अरे घर के बुजुर्ग होने के नाते आप दोनों को इन दोनों बहनों को जोड़ना चाहिए था, लेकिन आप दोनों ने तो उन्हें जुड़ने से पहले ही तोड़ दिया। क्या?
अरे ये तो क्या बकवास कर रही है? अरे क्या गलत कहा मैंने? ज्योति सौतेली है तो क्या हुआ? और इसे क्या पता था कि इसका पिता दूसरी शादी करेगा और इतने सारे लोगों को धोखा देगा? उसमें इसकी क्या गलती है माँ जी? जरा सोचिए ना आप भी। देखिए, आप दोनों मेरे लिए मेरे माता पिता समान हैं। मैंने आज तक आपकी हर बात का आदर सम्मान किया है, लेकिन आप जब गलत बात करेंगे तब मैं जरूर बोलूंगी। और अब बहुत हो गया है। आप दोनों को बच्चों को सही दिशा दिखानी ही होगी और ये मानना होगा कि ज्योति भी इसी घर की बेटी है। हाँ बहू, शायद तुम सही कह रही हो। और तू राशि, आइंदा से तू इस तरह से पेश आई तो मैं भूल जाऊंगी कि तू मेरी बेटी है। अगर तुझे सही से रहना है तो रह यहाँ पे, वरना अपना बोरिया बिस्तर बांध ले और निकल जाए इस घर से, क्योंकि तू कोई छोटी बच्ची नहीं रही। अंत में सुमन के सख्ती से समझाने पर राशि, कमला और भूषण को एहसास हो जाता है कि वो तीनों कितने गलत हैं। लेकिन उसके बाद वो तीनों ज्योति को अपनाकर साथ मिलकर खुशी से रहते हैं। सुहाना एक बहुत बड़ी और अच्छी पोस्ट वाली नौकरी पर होती है और उसकी खुद की बहुत सारी जायदाद भी होती है। उसकी लाइफ में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती सिवाय सुंदरता के, क्योंकि वो एक काली लड़की होती है, जिस कारण उसके माता पिता मधु और भास्कर उसकी शादी को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। सुहाना बेटी, अरे तुम कितने पैसे कमाती हो, तो तुम्हें अपने रंग को भी बदलना चाहिए ना। आजकल पैसे से तो कुछ भी हो सकता है। किसी बड़े से ब्यूटिशियन को कांटेक्ट करके तुम अपने रंग को गोरा क्यों नहीं करती? हाँ बेटी, तेरे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर तेरा रंग काले से गोरा हो गया तो तू बहुत सुंदर दिखेगी और तो और तेरे लिए लड़कों की लाइन लग जाएगी। अरे हम तो तुम्हारे लिए कितने अच्छे अच्छे रिश्ते लाते हैं, लेकिन एक तुम हो जो हर एक रिश्ते को ठुकरा देती हो। ये सब सही नहीं है बेटा। देखिए पापा, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर अपना रंग नहीं बदलूंगी या फिर किसी भी ब्यूटिशियन को कंसल्ट नहीं करूंगी, क्योंकि मैं एक ऐसे लड़के से शादी करना चाहती हूँ जो मुझसे प्यार करे, ना कि मेरे रंग से या मेरे पैसों से प्यार करे। सॉरी माँ पापा, लेकिन मैं किसी के लिए भी सुंदर नहीं बनना चाहती, क्योंकि जो हमें सच में प्यार करता है वो तो हमें सुंदर ही लगता है। हे भगवान, फिर तो तेरी शादी कभी नहीं होगी और तू हमेशा कुंवारी ही रहेगी। देखिए माँ, किसी फरेबी या नालायक आदमी को गले में बांध लेने से तो अच्छा यही होगा ना कि मैं कुंवारी ही रहूं। सुहाना किसी की भी नहीं सुनती और अपने कालेपन को कमी ना मानकर वो अपनी जिंदगी खुशी से जीती है। लेकिन उसका ये बर्ताव देखकर उसके माता पिता बहुत परेशान होते हैं। ना जाने ये लड़की हमारी बात कब मानेगी। अरे ये तो लड़के को देखने के लिए भी राजी नहीं होती, और अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो इसकी शादी तो कभी नहीं होगी। जी आप फिक्र मत कीजिए, मैंने उसके लिए एक लड़का देखा है, लेकिन हम उसे हमारे घर पर नहीं बुलाएंगे, बल्कि बाहर के बाहर ही सुहाना को उससे मिलने के लिए कहेंगे। क्या? लेकिन कैसे? वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। फिर सुहाना को ऑफिस छूटने के बाद मधु उसे फोन कॉल करती है। अरे सुहाना बेटी, सुन तो, वो मॉल के पीछे एक कैफे है ना, वो वाला जहाँ पर एक बार मेरी किट्टी पार्टी हुई थी। हाँ माँ, मुझे पता है। क्या हुआ उस कैफे का? अरे कुछ नहीं हुआ है, मैं तो तुझे ये बता रही थी कि वहां पर कोई तेरा इंतजार कर रहा है, तू जल्दी से जा वहां पर। क्या? मेरा इंतजार? लेकिन भला मेरा इंतजार कोई क्यों कर रहा है? क्या हुआ है माँ? प्लीज मुझे ठीक से बताओ ना। अरे सुहाना बेटी, तू कितने सवाल जवाब करती है। अब जल्दी से जा वहां पर, तभी तुझे पता चलेगा। फिर सुहाना मधु के कहने पर उस कैफे में चली जाती है, जहां उसे विक्रम मिलता है और वो अपनी माँ जया के साथ आया होता है। हेलो, मेरा नाम विक्रम है
और ये मेरी मॉम है। प्लीज बैठो ना सुहाना। लेकिन आप दोनों को मैं नहीं जानती। यहाँ पर मुझे माँ ने भेजा था। लेकिन आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे बेटी, मैं और विक्रम तुमसे बातचीत करने आए हैं। तुम मुझे मेरे विक्रम के लिए बहुत अच्छी लगती हो। क्या? हे भगवान, एक और रिश्ता, ये माँ बिना, सच में। देखो सुहाना, मैं जानता हूँ कि तुम एक वर्किंग वुमन हो, लेकिन मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि शादी होने के बाद भी तुम अपनी घर गृहस्थी अच्छे से संभाल लोगी। क्यों, है ना? हाँ विक्रम, मैं संभाल लूंगी, पर मुझे लड़का तहे दिल से प्यार करने वाला चाहिए और उसका परिवार भी। मैं बस नाम के लिए शादी नहीं करना चाहती। आई नो सुहाना, एंड डोंट वरी, मैं तुम्हें तहे दिल से ही चाहूंगा और मेरा परिवार भी तुम्हें बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी बनाकर रखेगा। क्यों माँ? हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन बेटी, तुम्हें घर के सारे काम तो आते हैं ना, जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना एंड साफ सफाई वगैरह? हाँ आंटी, पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत काम तो आता है मुझे। और अगर मेरी शादी अच्छी जगह पर हो गई ना, तो मैं अपना 100% दूंगी और वहां के सारे काम अच्छे से करूंगी। क्या बात है सुहाना। और वैसे शादी होने के बाद में मैं तुम्हें काम करने से बिल्कुल नहीं रोकूंगा। तुम अपना करियर जारी रख सकती हो। बस 10 लाख रुपए के दहेज के साथ मुझे अपने हिस्से की जायदाद भी दे देना। आई मीन, वो हमारे फ्यूचर के लिए ही काम आएगी ना, इसीलिए। दहेज की बात सुनकर सुहाना को बहुत गुस्सा आता है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मुझे तो पहले ही लगा था मीठी मीठी बातें करके तुम सीधे दहेज पर ही आओगे, और वही हुआ। अरे साफ साफ तुम माँ बेटे क्यों नहीं कहते कि तुम दोनों शादी नहीं बल्कि सौदा करने आए हो? अरे बेशर्मी की भी हद होती है। कितने चीप होते हैं यार तुम जैसे लोग, लल्लू कहीं के। अरे काली कलूटी, तूने अपनी शक्ल आईने में भी कभी देखी है क्या, जो तुम मुझे लल्लू बोल रही है? अरे गोबर की शक्ल भी तुझसे ज्यादा अच्छी होती है, और तुझसे कोई इंसान कैसे प्यार कर सकता है? तेरे में है ही क्या ऐसा, बदसूरत कहीं की। तेरी तो। फिर सुहाना विक्रम को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है और उसकी बुरी तरह बेइज्जती करती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत? अभी तूने मेरी हिम्मत देखी ही कहाँ है? अबे लप्पू सी शक्ल वाले, हड्डी के ढांचे, नशेड़ी कहीं के। 28 साल का घोड़ा होने के बाद भी अपने माता पिता के दम पर जी रहा है। नल्ले निकट्टू, और बड़ा आया मुझे काली कहने वाला। अरे बदसूरत तो तेरी सोच है, और क्या है तेरे पास? मेरे पास तो इतनी सारी जायदाद है, और वो भी मैंने ही कमाई हुई है। अच्छा काम करती हूँ, लेकिन उसका मुझे कोई घमंड नहीं है, बल्कि अभिमान है। ए लड़की, तू मेरे बेटे से ऐसे बात नहीं कर सकती। देखिए आंटी जी, फिर तो आप अपने बेटे को ही समझाइए कि अपनी कद्दू जैसी शक्ल लेकर कहीं भी मुंह उठाकर ना जाया करे। पहले उसके काबिल बने और अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, और उसके बाद ही रिश्ते पक्के करना। लंगूर कहीं के, चल जाओ अब यहाँ से। फिर जब सुहाना अपने घर आती है, तब वो मधु और भास्कर पर बहुत बरसती है। आप दोनों को पता है ना कि मुझे आप दोनों के द्वारा भेजे गए रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं है। अरे आज तक आपने एक भी ढंग का रिश्ता नहीं लाया है। हर किसी को बस मेरे पैसों की ही पड़ी होती है। अरे बेटी, वो लोग गलत नहीं है। हर लड़की को दहेज देना ही पड़ता है, और ये बात तो क्यों नहीं समझ रही? देखिए माँ, हम 2024 में जी रहे हैं, और आज भी दहेज जैसी प्रथा को बढ़ावा देना ये सबसे बड़ा गुनाह है। दहेज देकर आप अपनी बेटी की शादी नहीं करा रहे, बल्कि उसका सौदा करा रहे हो। एक बेचारा गरीब पिता अपनी सारी उम्र की कमाई अपनी बेटी की शादी के लिए लगा देता है, और ये बात तो गलत है ना माँ?
रिश्ते पैसों की बुनियाद पर नहीं, बल्कि प्यार और भरोसे की बुनियाद पर बनते हैं। सुहाना की वही बातें सुनकर मधु अब अपना सर पकड़ लेती है। फिर एक दिन जब सुहाना सुबह सुबह गली में निकलती है, तभी एक बूढ़ा व्यक्ति उसे देखकर कहता है, अरे रे रे रे, ये क्या देख लिया मैंने सुबह सुबह। इस काली लड़की का अपशगुनी पनौती चेहरा। अब तो मेरा पूरा दिन खराब जाएगा। हाँ अंकल जी, बिल्कुल सही कहा आपने। आपका दिन आज खराब नहीं, बल्कि बहुत बहुत खराब जाएगा। और जानते हैं क्यों? मेरी काली शक्ल देखकर नहीं, बल्कि अपने घटिया दिमाग में घटिया बातें सोचकर। हाँ, मेरा रंग कोई पनौती नहीं है, बल्कि आपकी सोच है। अरे आप तो बस उम्र से ही बड़े हैं, दिमाग में तो आपके कोई अकल ही नहीं है। देखो लड़की, जबान संभाल कर बात करो। अरे क्या जबान संभाल कर बात करो? अगर आप कुछ भी बोलोगे तो क्या मैं चुपचाप सुन लूंगी क्या? अरे अपने नजरिए के साथ साथ अपनी सोच भी बदलो अंकल जी। हम छोटे से बड़े हो गए, लेकिन आप तो वही के वही पर अटके हो। आपसे मुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि आपकी सोच इतनी घटिया हो सकती है। फिर एक रोज जब वो अपनी सहेलियों से मिलती है, तभी, यार सुहाना, तुझे अपने पेरेंट्स का खून सुखाने की जगह पर जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। इतना भी एटीट्यूड मत रख यार, बुरा मत मानना, लेकिन तू सच में काली है यार, इसीलिए तुझे लड़के मिलना काफी मुश्किल है। तो तुझे उसमें जो भी अच्छा लगता है, तू उसी के साथ शादी करके सेटल क्यों नहीं हो जाती? देख लेना, पहली बात तो मैं जो भी कर रही हूँ उसे एटीट्यूड नहीं बोलते, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं। और मैं काली हो तो क्या हुआ, तुम लोग तो गोरे हो ना। अरे तुम्हारा हाल तो मुझसे भी बदतर है। अरे गोरे होने के बावजूद भी तुम्हें भी कौन से ढंग के लड़के मिल रहे हैं? अरे यार सुहाना, अब मैं तुझे क्या बताऊं, आजकल हर किसी को अपने फील्ड की ही लड़की चाहिए होती है। डॉक्टर है तो उसे डॉक्टर ही चाहिए, और अगर बंदा इंजीनियर है तो उसे इंजीनियर लड़की ही चाहिए। और मैंने तो पढ़ाई खत्म होने के बाद में सीधा अपना छोटा सा बिजनेस खोल डाला, जो इतना नहीं चला, इसीलिए मुझे प्रॉब्लम्स हो रही है। हाँ यार, वो तो है, लेकिन सुहाना, तू तो कितने पैसे कमाती है और इतनी अमीर भी है, तो तू अपने पैसों के दम पर किसी भी लड़के को अपना बना सकती है यार। देख नित्या, बुरा मत मान, लेकिन ये सारी तेरी हरकतें हैं। तू पालती होगी कोई शुगर डैडी, लेकिन मैं अपने खर्चे खुद ही पूरे करती हूँ, और उसके लिए मुझे किसी के सहारे की कोई जरूरत नहीं है। और मुझे प्यार करने के लिए किसी के शुगर मॉमी बिल्कुल भी नहीं बनना है। और ऐसी भी बात नहीं है कि मुझे शादी ही नहीं करनी, मैं जरूर करूंगी, लेकिन सही जीवन साथी के साथ। यही किसी को भी अपने गले थोड़ी ना बांध सकती हूँ, मुझे किसी पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा है। सुहाना के करारे जवाब सुनकर अब तो लीना और नित्या का भी मुंह बंद पड़ जाता है। वही दूसरी ओर, भास्कर जी, बस अब बहुत हुआ, अब हमें हमारे मन पर पत्थर रखना ही होगा, और चाहे जो भी हो जाए हमें इस बार सुहाना की शादी करानी ही होगी। लेकिन मधु, वो कैसे करेंगे हम? वो लड़की तो किसी लड़के को देखने के लिए भी तैयार नहीं है और दहेज देने के लिए साफ मना कर रही है। मेरे पास एक प्लान है, हम उससे चुपके से उसकी सारी जायदाद अपने नाम पर करा लेंगे, और फिर वही जायदाद हम हमारे होने वाले दामाद के नाम करा देंगे। क्या? हाँ भास्कर जी, सुहाना से दस्तखत लेना तो बहुत आसान है, क्योंकि वो हम पर पूरा विश्वास करती है, और शादी के बाद हम उसे सारी सच्चाई बता देंगे, लेकिन तब वो कुछ नहीं कर पाएगी। हाँ मधु, ये काफी अच्छा प्लान है, लेकिन हमें लड़के को पहले से ही समझाना होगा कि उसे सुहाना में दिलचस्पी है और उसकी जायदाद में बिल्कुल भी नहीं। हाँ, सुहाना इस बार कुछ नहीं कर पाएगी, और मेरी काली बेटी की शादी तो इस बार होकर ही रहेगी। भास्कर अब प्रॉपर्टी के कागज बनवाता है
और सुबह सुबह सुहाना को नींद से उठाकर वो उन पर उसके दस्तखत लेता है। सुहाना नींद में अपने पिता पर भरोसा करके उन कागजों पर दस्तखत कर देती है। अरे वाह, हो गई दस्तखत। हाँ मधु, अब तो बस हमें ये जायदाद हमारे होने वाले दामाद के नाम करानी है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जल्दी से लॉयर से सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कीजिए। लेकिन सही समय पर सुहाना की उसकी लॉयर फ्रेंड नताशा का फोन कॉल आता है। क्या यार सुहाना, तू शादी करने वाली है और मुझे बताया भी नहीं, और अपने होने वाले पति से कितना प्यार है तुझे कि अपनी सारी जायदाद उसके नाम कर रही है। वाह, टू बी मिसेस कौशिक, बधाई हो। क्या? अरे ये सब तो क्या बोल रही है नताशा, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अरे सुहाना, अभी थोड़ी देर पहले ही तो तुम्हारे माँ पापा आए थे कोर्ट में और उन्होंने सारे पेपर्स एडवोकेट राहुल से बनवाए हैं, जिनमें तुमने अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे माता पिता के नाम की है, और वो प्रॉपर्टी तुम्हारे माता पिता तुम्हारे होने वाले पति के नाम पर करने वाले हैं। क्या? नताशा की बातें सुनकर सुहाना एकदम हैरान रह जाती है। फिर जब वो घर पहुंचती है तब अपने माता पिता को आपस में बतियाते हुए सुनती है। अब जब सुहाना घर पर आएगी तब हम उसे बताएंगे कि अनुराग कौशिक नाम का एक लड़का है जो उसके पैसों से नहीं बल्कि उसके मन से प्यार करता है, और उसके बारे में सुनकर सुहाना इस शादी के लिए जरूर मान जाएगी। हाँ मधु, लेकिन उसे ये बात बिल्कुल पता नहीं चलनी चाहिए कि हम उसकी जायदाद उसके होने वाले पति के नाम करने वाले हैं। बस एक बार अनुराग भी इस पर दस्तखत कर दे, फिर ये सब उसके नाम पर हो जाएगा और हमारी बेटी की शादी भी हो जाएगी। हाँ, सुहाना को ये सब गलती से भी पता नहीं चलना चाहिए। तभी सुहाना वहां पर आती है। वाह माँ पापा, आप दोनों तो बड़े मास्टरमाइंड निकले। अरे अपनी बेटी की शादी करा रहे हो या कोई बिजनेस डील? मेरे ही पीठ पीछे इतनी बड़ी साजिश। आप दोनों ने मेरा दिल तोड़ा है माँ पापा। अरे नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ सुहाना बेटी, अरे हम तो तेरी भलाई ही चाहते हैं ना, इसीलिए हमने ये सब किया, और इसीलिए आपने मेरी मेहनत की सारी जायदाद हड़पी और अब वो किसी गैर मर्द के नाम पर करने जा रहे थे। अपनी ही बेटी के साथ आप लोग इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हो पापा? अरे आप दोनों मेरे माँ पापा हो या कोई दुश्मन हो, ये आप दोनों ने बहुत गलत किया है। लेकिन अब बस, अब तो मैं आप दोनों के साथ भी नहीं रहना चाहती। मैं जा रही हूँ यहाँ से। क्या? अरे ये तू कैसी बातें कर रही है बेटी? नहीं बेटा, ऐसा मत कर और हमें माफ कर दे। नहीं माँ पापा, आप दोनों ने तो इस बार सारी हदें पार कर दी, और ऐसे झूठे और धोखे वाले रिश्ते के साथ रहने से तो अच्छा यही है ना कि इंसान अकेला रहे, और अब से मैं अकेली ही रहूंगी। आप दोनों मेरे मन से उतर गए हो माँ पापा। अरे आपको तो अपनी बेटी को समझना चाहिए था, ना कि समाज के उसूलों पर चलकर मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करना चाहिए था। आपने तो सच में बहुत बड़ी गलती की है पापा, और इस गलती के लिए मैं आप दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। इतना बोलकर सुहाना घर छोड़कर चली जाती है, और उस दिन के बाद से वो अकेली ही रहने लगती है। और उसके चले जाने के बाद उसके माता पिता को बहुत पछतावा होता है। दामिनी अपने बेटे शुभम और बहू वानी के साथ रहती है। उसका बेटा और बहू दोनों भी स्वभाव से और व्यवहार से काफी अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी दामिनी उनमें कमियां ही ढूंढती रहती है। अब तुम दोनों कहाँ चले? अरे माँ जी, हम दोनों मॉल जा रहे हैं। अब आपको तो रात में दिखाई नहीं देता ना ठीक से, इसीलिए हम दोनों ही जा रहे हैं। आप घर पर बैठकर आराम कीजिए। हाँ माँ, आपको अगर कुछ चाहिए तो हमें बता दीजिए, हम आते हुए लेकर आएंगे, ठीक है ना? कुछ नहीं चाहिए मुझे, अब जाओ।
बस अपनी मनमानी ही करते बैठो। अरे जब से तेरी ये बीवी आई है तब से तू मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देता। तुझे तो अपनी माँ की कुछ पड़ी ही नहीं है। फिर उनके जाने के बाद दामिनी अपनी सगी बहन सावित्री का स्टेटस देखती है, जिसमें सावित्री अपने बेटा और बहू के साथ घूमने गई होती है। वो फोटो देखकर दामिनी को खूब जलन होती है। एक तरफ ये सावित्री का बेटा और बहू है और दूसरी तरफ मेरे बेटा बहू है। ऐसा बेटा जो मेरी कभी नहीं सुनता और बहू तो किसी भी काम की नहीं है। इनका परिवार कितना खुशहाल है और एक मेरा परिवार है जो मुझे कोई खुशी नहीं देता। लेकिन मैं सावित्री को इतना खुश नहीं देख सकती। बचपन से लेकर आज तक सिर्फ ये सावित्री के जीवन में ही खुशियां आई है, लेकिन अब और नहीं। अब इसके परिवार को मैं बर्बाद करूंगी। अब मैं तांत्रिक बाबा से ऐसा जादू टोना कराऊंगी कि इस सावित्री की जिंदगी में मातम और दुख के सिवा और कुछ नहीं रहेगा। फिर दामिनी तांत्रिक बाबा के पास चली जाती है और वो उससे जादू टोना करवाती है। फिर वो बाबा दामिनी को एक लड्डू देता है जिस पर वो शैतानी मंत्र फूंकता है। फिर दामिनी वो लड्डू को लेकर सावित्री के घर चली जाती है। अरे दामिनी दीदी, आप यहाँ पर आई है ना? आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। अब याद आई तो चली आई। कैसे हो तुम सब? स्वरा, अर्जुन और कुलदीप भाई साहब, आप कैसे हो? सब कुशल मंगल है जी। अभी हाल ही में अर्जुन ने अपनी नई आइसक्रीम की शॉप खोली है। अब तो उसके पूरे 5 आउटलेट्स हो चुके हैं और वो भी एकदम तेजी से चल रहे हैं। बहुत ही मशहूर हो चुकी है हमारी आइसक्रीम की दुकानें। अरे वाह, क्या बात है! ये तो बहुत ही बढ़िया खुशखबर है। मैंने सावित्री का स्टेटस देखा था, तब मुझे पता चला और इसीलिए मैं ये खास प्रसाद लेकर आई हूँ अर्जुन के लिए। ये लो अर्जुन बेटा, खा लो इसे। खास तुम्हारे लिए प्रार्थना करके लाया है मैंने ये प्रसाद। अरे वाह मौसी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर अर्जुन उस लड्डू को खा लेता है और उस लड्डू को खाने के 2 दिन बाद अचानक से उस पर जादू टोना का असर होने लगता है और अर्जुन में अचानक से अजीबोगरीब बदलाव आने लगते हैं। ये लो अर्जुन बेटा, तेरे पसंद की आलू गोभी की सब्जी बनाई है, वो भी पूरी और आम्रखंड के साथ। खा बेटा, तुझे बहुत पसंद है ना? अरे ये क्या बनाया है आपने? नहीं खाना मुझे ये घटिया खाना। अरे बेटा, ये तो किस तरह से बात कर रहा है? ये क्या तरीका है अर्जुन? इस तरह खाने का अपमान करते हैं क्या? और किस बात का गुस्सा निकाल रहे हो खाने पर? हाँ अर्जुन बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। और तुम्हें क्या हो गया है? तुमने ही तो परसों मुझे कहा था ना कि तुझे आलू और गोभी की सब्जी और पुरिया खाने का मन कर रहा है, वो भी आम्रखंड के साथ। इसीलिए बनाया है मैंने। अरे एक बार कही गई बात आपके भेजे में नहीं घुसती क्या? वही टेप चलाती रहती हो आप बार बार। मुझे नहीं खाना मतलब नहीं खाना। अब हटो यहाँ से और मुझे अपने कमरे में जाने दो। अर्जुन, अरे क्या हुआ है तुम्हें? तुम इस तरह से बात क्यों कर रहे हो? अरे ओ बहू नंबर 1, क्या करना है और क्या नहीं ये तू मुझे मत सिखा, समझी ना? इतना बोलकर अर्जुन डाइनिंग टेबल से उठकर अपने कमरे में चला जाता है। सभी उसके गुस्सैल बर्ताव को देखकर हैरान रह जाते हैं। ऐसे ही एक दिन, अरे वाह अर्जुन, तुम तो एकदम टाइम पे आ गए। चलो अच्छा है, मैं भी तैयार हूँ। बस मेकअप थोड़ा टचअप कर लेती हूँ, उसके बाद हम निकलते हैं। अरे उसके बाद क्यों? अभी निकलना। क्यों दिमाग घुमा रही है? ये तुम्हें क्या हो गया है अर्जुन? और तुम ये किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो? अरे तुमने ही पिछले हफ्ते कहा था ना कि हम आने वाले संडे को रात में बाहर डिनर करने जाएंगे, और अब तुम अपनी ही बात से मुकर रहे हो।
अरे तुझे क्या लगता है मैं क्या यहाँ पर फोकट में बैठा हूँ क्या? मेरे पास तुझे घुमाने फिराने के अलावा भी ढेर सारे काम धंधे पड़े हैं। अब ज्यादा खोपड़ी मत फिरा मेरी और दफा हो जाए यहाँ से। अर्जुन, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारा ये डरावना रूप देखकर मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। इस तरह अर्जुन में आए नए बर्ताव को देखकर स्वरा और सावित्री काफी परेशान हो जाती है। ना जाने क्या हो गया है मेरे अर्जुन को। वो पहले तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हाँ माँ जी, उसने पहले कभी मुझसे इस तरीके से बात नहीं की। उसकी भाषा भी कितनी बदल गई है। मुझे तो उसकी बहुत चिंता हो रही है माँ जी। हाँ बहू, मुझे भी उसकी चिंता सता रही है। फिर एक दिन कुलदीप अर्जुन से कुछ पैसे मांगता है। अर्जुन बेटा, मेरे दोस्तों के साथ उज्जैन जाने का प्लान बना है, इसीलिए कुछ पैसों की जरूरत थी बेटा। अरे आप लोगों ने मुझे क्या एटीएम मशीन समझ कर रखा है क्या? जब देखो तो पैसे पैसे पैसे। अरे आप अपने पेंशन के पैसे इस्तेमाल कीजिए ना। मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप मेरे पैसों पर बस डोरे ही डालते रहे। अर्जुन, अपनी जबान पर लगाम लगाओ। अरे पिछले कुछ दिनों से तुम्हें हो क्या गया है? और अपने पापा से ये किस तरह से बात कर रहे हो? अभी क्या अभी माफी मांगो उनसे। मैं किसी से भी माफी नहीं मांगने वाला, समझ गई ना आप? इतना कहकर अर्जुन वहां से चला जाता है। सावित्री के घर के बाहर खड़ी दामिनी ये सब नजारा देख लेती है और वो देखकर उसे बहुत खुशी मिलती है। छोड़ो सावित्री, इस लड़के से बात करना ही गुनाह है। अरे मैंने जब इसके बिजनेस को सेट करने के लिए इतने सारे पैसे दिए हैं तब मैंने कुछ सुनाकर नहीं दिखाया, लेकिन इसे तो देखो, कुछ सालों से पैसे कमाने लगा है और सुना तो ऐसे रहा है जैसे कि हम इसके ही पैसों पर पल रहे हैं। वाह वाह वाह, निशाना तो एकदम सही जगह लगा है। तांत्रिक बाबा ने कहा था कि जादू टोने का असर फटाफट होने लगेगा। अरे सावित्री, अब तो रुक जा, अभी तो ये बस ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। मजा तो अब आएगा जब ये हंसता खेलता परिवार पूरी तरह बिखर कर रह जाएगा और तब जाकर मेरे जलते हुए सीने में ठंडक पड़ेगी। उनके घर के झगड़े देखकर दामिनी को बहुत खुशी मिलती है। फिर एक दिन वो रास्ते में तांत्रिक बाबा से मिलती है और वहीं पर उनसे बात करने लग जाती है। तभी वहां पर मार्केट से लौट रही उसकी बहू वानी उसे तांत्रिक बाबा से बात करते हुए देख लेती है। फिर उनके चले जाने के बाद वानी अपने सास के पास चली जाती है। अरे माँ जी, आप उस ढोंगी तांत्रिक बाबा के साथ क्या बात कर रही थी, बताइए जरा। वानी की बात सुनकर दामिनी बहुत घबरा जाती है। कुछ भी तो नहीं। अरे मैं तो बस एक जगह का पता पूछ रही थी। वो मुझे अपनी सहेली से मिलने जाना है ना, वही पूछ रही थी कि वो रास्ता कहाँ से निकलता है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? ठीक है माँ जी, चलिए मैं भी आपकी सहेली के घर आती हूँ। फिर हम दोनों आपकी सहेली से मिलकर साथ में घर जाएंगे। क्यों खामखा रिक्शा का भाड़ा वेस्ट करना इतना, मस्त चलते चलते गप्पे मारते हुए जाएंगे। अरे नहीं नहीं वानी बहू, मैं अकेली ही उससे मिलूंगी। तुझे उससे मिलने की कोई जरूरत नहीं है और मुझे मेरी सहेली के घर पर वक्त लगेगा, इसीलिए तू अभी घर जा और जाकर जल्दी से शाम के खाने की तैयारियां कर। आज मैं जल्दी खाना खाऊंगी, समझ गई ना? लेकिन माँ जी। अरे नालायक लड़की, ये लेकिन वेकिन क्या कर रही है? एक बार कही हुई बात समझ में नहीं आती क्या? चल भाग यहाँ से। वही दूसरी तरफ कुलदीप, स्वरा और सावित्री को अर्जुन की चिंता सताने लगती है। मुझे तो शक हो रहा है सावित्री कि कहीं हमारे अर्जुन पर किसी ने कोई करनी तो नहीं की होगी ना।
हाँ कुलदीप जी, मुझे भी यही लग रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उसकी तबीयत भी खराब सी हो चुकी है और उसके बदन का रंग भी पीला पीला सा हो चुका है। हाँ माँ जी, अरे वो तो रात को सोता भी नहीं है और बस बेवजह झगड़ता रहता है। कितने दिनों से मुस्कुराया भी नहीं है वो। माँ जी, मुझे तो सच में यही लग रहा है कि उसकी तरक्की से जलकर किसी ने उस पर कोई टोना टोटका कर दिया है। लेकिन अब हम क्या करेंगे? अर्जुन को इस सब से कैसे बचाएंगे? देखो जी, हम किसी भी पाखंडी बाबा के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि वो सब ढोंगी होते हैं। मुझे उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वो तो बस पैसे लूटते रहते हैं। हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हम केवल भगवान की पूजा आराधना करेंगे। मैं रोज कीर्तन में जाऊंगी और अर्जुन के लिए प्रार्थना करूंगी। हाँ बहू, मैं भी सत्संग में जाऊंगा और अर्जुन के लिए प्रार्थना करूंगा। मैं भी अर्जुन की सलामती के लिए व्रत रखूंगी। उससे वह जरूर ठीक हो जाएगा। मुझे अपने माता रानी पर पूरा विश्वास है कि वो उसे जरूर ठीक करेगी, क्योंकि इस संसार में ईश्वर से बढ़कर और कोई शक्ति शक्तिशाली हो ही नहीं सकती। अब वो तीनों अपने अपने तरीके से भगवान की खूब पूजा अर्चना करते हैं, जिसके फल स्वरूप में धीरे धीरे अर्जुन पर हुए जादू टोना का असर कम होने लगता है और वो फिर से ठीक होने लगता है। ऐसे ही 1 साल गुजर जाता है और धीरे धीरे अर्जुन पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और ठीक उसके जन्मदिन के दिन पर दामिनी वहां पर आ जाती है। तब पूरे परिवार को हंसी खुशी साथ देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे ये क्या? ये मैं क्या देख रही हूँ? तांत्रिक बाबा के द्वारा दिए गए जादू टोना का असर खत्म कैसे हो सकता है? दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो एक जादू टोने को मात दे दे। नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। उतने में दामिनी को वानी का फोन कॉल आता है। अरे वानी बहू, क्या हुआ? तू और शुभम कहाँ रह गए? जल्दी आओ ना यहाँ पर। माँ जी, शुभम का बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया है। पड़ोस वाले उसे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। एक ट्रक ने उसे ठोक दिया है। उसकी हालत बहुत गंभीर है माँ जी। आप जल्दी से यहाँ पर पहुँच जाइए। क्या? अपने ही बेटे के एक्सीडेंट की खबर सुनकर दामिनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये सब क्या हो गया? हो ना हो, ये सब मेरे ही कारण हुआ है। मैंने ही अपनी सगी बहन के बेटे को बर्बाद करने की कोशिश की, उस पर जादू टोना करवाया और अब उसी जादू टोने का पलटवार हुआ है और मेरा बेटा जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। ये मैंने क्या कर दिया? अंत में दामिनी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है।